स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिनेमा लेंस 101 यानी कि ये सिनेमा लेंस क्या होता है। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए सिनेमा लेंस के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा अलग लेवल पे आना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही डिस्कशन होता है जो फ़ोटो-वोटो में होता है, लेकिन यहाँ पे मेन पैसा जो दिया जाता है वो है लुक एंड फ़ील का। यहाँ पे एमएफटी के बारे में बात नहीं होता है, यानी मीन फ़ंक्शन ट्रांसफ़र मतलब आपका कितना शार्पनेस ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब क्योंकि लेंस सेंसर क्या रहता है, मान लीजिए आप एक मैथमेटिकली परफेक्ट सेंसर लगा लेते हैं और एक मैथमेटिकली परफेक्ट पैटर्न बनाते हैं, वो पैटर्न कितना ट्रांसफ़र हो रहा है उसी को हम लोग एमटीएफ कहते हैं। लेंस को ऐसे ही नापा जाता है। तो इसीलिए अगर कोई वीड फूँक के बोल देते हैं ना कि हम 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सर आप 8K का फाइल बना रहे हैं, 8K का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लेंस से उतना डेटा नहीं जाता है। आप सेंसर कीजिए 16K कीजिए ना, 500K कर दीजिए ना, जब तक बहुत बड़ा डायमीटर का लेंस नहीं होगा, उतना ट्रांसफर ही नहीं होगा डेटा। इसीलिए मतलब फुल एचडी से 4K में जाते हैं तो थोड़ा ही अंतर पता चलता है, और 4K से और ऊपर जाएँ और अगर अच्छा 4K है शायद ही पता चले। बहुत हुआ तो आपको कंप्रेशन आर्टिफैक्ट दिखेगा कि हाँ, डॉगी का हेयर्स है, और वो भी कंप्रेशन आर्टिफैक्ट होता है क्योंकि वो एमएफटी की बात होता है। इसीलिए पिक्चर बहुत टाइम तक 2K पे रिकॉर्डिंग की जा रही थी, मतलब यानी मास्टर फाइल जो बन रहा है, वो जिस पे एडिटिंग की जा रही है, जिसको पूरा फिनिश किया जाए, वो सिर्फ फुल एचडी से थोड़ा सा ज़्यादा होता था। तो ये समझना। और अभी यानी इस टाइम में भी हल्ला सब करने वाले कर दे कि ये 18K है, 16 कुछ नहीं है सर, सारे मास्टर 4K में ही होते हैं। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो लुक एंड फील के पीछे ज़्यादा खर्च किया जाता है। अगर आप एक खास तरह का रोमांटिक मूवी बना रहे हैं तो उसके तरह का लेंस खोजा जाएगा कि यार कौन-सा लेंस है जो इसको अच्छे से रिप्रेज़ेंट करे। वहीं साइ-फाई टेक्नो देना चाहते हो तो वो उस तरह का फील खोजेंगे। तो यहाँ पे पूरा पैसा सिर्फ़ लुक एंड फील पे होता है, साइंस पे उतना नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, साइंस पे उतना नहीं होता, तो ये डायरेक्टर्स लोगों की बात हो जाती है। फ़ोटो डायरेक्टर्स की बात हो जाएगी, उनको पसंद आ रहा है कि नहीं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये सब रहते हैं। और यहाँ पे समझिए सिर्फ प्रोफेशनल के द्वारा प्रोफेशनल वर्क में यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल का क्या मतलब है? प्रोफेशनल मतलब पैसा मिलता है इस काम का। ये बहुत ज़्यादा महँगा होता है। आम लोगों को 3-4 लाख रुपए का ल लेंस महँगा लगता है। ये सारे लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सबसे सस्ता चीज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोफेशनल वर्क पे यूज़ होता है और प्रोफेशनल लोगों के द्वारा इस्तेमाल होता है। तो इसका दाम जो होता है, इसको बारे में नहीं पूछते हैं। ये वैसा चीज़ है जिसको आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे वेबसाइट में रहता है ना, गेट अ क्वोट, वो गरीब लोगों को हटाने के लिए है। तो वैसे ही ये उस तरह का चीज़ है। अगर आपको दाम पूछना पड़ रहा है, आप नहीं खरीद सकते। तो ये समझिए इसमें सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि लेंस कुछ भी ऐसा नहीं करे जो उसकी खुद की मर्ज़ी है। जैसे लेंस का मतलब, अरे हम थोड़ा-सा इमेज स्टेबलाइज़ ना, अरे हम थोड़ा-सा ये करेक्शन ना, हम ये कुछ नहीं। लेंस कुछ भी अपने मन से नहीं करेगा। हर चीज़ उसमें सिनेमैटोग्राफर जो चाह रहा है, वो होना चाहिए। हम बैक फ़ोकस करना चाह रहे हैं, सिनेमैटोग्राफर चाह रहा है बैक फ़ोकस हो, बैक फ़ोकस करना पड़ेगा लेंस को। सिनेमैटोग्राफर चाह रहा है थोड़ा आउट ऑफ फ़ोकस रखें, उसको करना पड़ेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो एग्ज़ैक्ट विश है, जो एग्ज़ैक्ट डिज़ायर है सिनेमेटोग्राफर का, वो आना चाहिए। लेंस अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। बोलेंगे क्या फ़ोटो लेंस करता है? हाँ, बहुत सारी चीज़ में फ़ोटोग्राफ़ी लेंस अपने मन से तिकड़म करता है। तो वो सब एकदम अलाउड नहीं है। सिनेमा लेंस मतलब अगर आप ढंग से बना रहे हैं, बहुत बार कंपनी करती है कि वो काँच वही लेती है, उसका फ्रेम-व्रेम बॉडी बदल के कर देती है, वैसे नहीं चलता है। ढंग का जो सिनेमा लेंस है उसमें कभी ऐसा नहीं होगा। और फिर यहाँ पे समझिए ये सेक्टर में पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं। इसीलिए अगर कोई बोलता है $10,000 का लेंस है, जाओ यार, जाओ। ये बोलेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो भी और चीज़ इन्वॉल्व्ड है वो बहुत ज़्यादा महँगा है ना। जैसे अगर आप कोई पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं, तो कैमरा कितना भी महँगा हो, उस पे लेंस कितना भी महँगा हो, वो फ्री है। जितने वहाँ एक्टर को लाना, उतना शूट बनाना, वहाँ डे के लिए रेंट करना। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लिए टॉप गन के लिए इन्होंने नेवी से बात किया। अब नेवी इनको टाइम दे रहा है फिक्स कि भैया ये हम आपको इतने घंटे जेट में उड़ाएँगे। अब इसमें आपकी पिक्चर बनती है, नहीं बनती है, कोई लेना-देना नहीं है। बना आपको इतना टाइम दिया, इसमें पिक्चर बनाइए, बनेगा। अब तो सोचिए उस टाइम में वो सोचे कैमरा मान लीजिए ग्लिच मारो, कैमरा फेंकेंगे, तुरंत दूसरा लगाएँगे। टाइम नहीं है। हर चीज़ में ऐसा था। जैसे ये फोर्ड वर्सेस फरारी में इतना फचान करके कि एकदम एग्ज़ैक्टली यही लाइटिंग पे इनको रेसिंग चाहिए, तो चाहिए। वहाँ पे थोड़ी डिस्कशन हो। और वो सब गाड़ी है, रिग है, जो कैरेक्टर्स हैं, ड्राइवर है, स्टंट ड्राइवर है, वो सब का खर्चा देखिएगा तो लेंस सब फ्री लगने लगेगा। इसीलिए कहीं यहाँ डिस्कशन नहीं होता है कि अरे ये बहुत महँगा है। इसीलिए ये अलग टूल है और ये अलग प्रोफ़ेशनल लोगों के लिए प्रोफ़ेशनल वर्क द्वारा बनाया जाता है। तो एकदम अलग दुनिया है ये दाम के मामले में। मतलब 50-60 लाख तो मुँह दिखाई के लिए होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पैसा के बारे में आपको छोड़ देना है। पैसा का डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं कंट्रोल, जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। लेंस अपने से कुछ नहीं कर सकते, यानी कि लेंस में ड्राइव बाय वायर नहीं हुआ। अभी आज के टाइम में जितने भी आप फोटोग्राफी लेंस लेंगे, उसमें अगर आप ऐसे रिंग घुमाएंगे, लेंस आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये मतलब कैमरा बंद करके, तो आप उसका मतलब वो ड्राइव बाय वायर है। यानी कि जो आप घुमा रहे हैं वो इनकोडर है,
वो कंप्यूटर को बता रहा है, यानी कैमरा के अंदर जो कंप्यूटर बात कर रहा है कि ठीक है लेंस का फोकस मोड आगे पीछे हो रहा है। वैसे नहीं चलता है सिनेमा में। सिनेमा में वो फिजिकल नहीं, यानी कि हम घुमाए इतना तो वो उतना आगे फोकस किया, हम घुमाए इतना तो वो उतना किया। डायरेक्ट हार्ड लिंक होना चाहिए, यानी कि अगर कई बार ये होता है कि फोकस पुल करना है, कोई शॉट के लिए फोकस पुल करना है, फोकस यहाँ था हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो वो लोग लिटरली वहाँ मार्क बना देगा। जो फोकस पुलर है बंदा है वो मार्क बना देगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और फिर वो जैसे एक्शन बोला जाएगा वो उसको ऐसे हिसाब से करेगा। वो एकदम वहीं का वहीं रहेगा। तभी ऐसा हो सकता है जब ये मैकेनिकली रहे, इसमें हुलुल नहीं हो, कंप्यूटर क्या देख रहा है, इंटरपोलेशन क्या हो रहा है, वो सब नहीं। तो ड्राइव बाय वायर कभी नहीं इस्तेमाल करते। ऑटो फोकस भी ये सब लेंसेज में नहीं मिलता है। कुछ कुछ लेंसेज कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा न्यूज़ गैदरिंग में भी चल जाए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी चल जाए, थोड़ा सा सिनेमा में चल जाए, तो वो भले ऑटो फोकस डाल दे, लेकिन जनरली ऑटो फोकस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ड्राइव बाय वायर नहीं अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूं, ऐसा नहीं कि आप नहीं शूट कर सकते, बट उसे सिनेमा लेंस के लोग देखेंगे सस्ते में निपटा रहे हो, तो वो वाली बात हो गया। और जनरली तीनों चीज़ एक्सपोज किया जाता है, जिसमें आपका फोकस है वो बोले ड्राइव बाय वायर है नहीं, वो उसको आपको सबसे ज़्यादा घुमाना रहता है। फिर जूम, हर लेंस जनरली जूम लेंसेज पे पिक्चर नहीं शूट की जाती, लेकिन कुछ कुछ शॉट के लिए वो प्रेफर किया जाता है। फिर हो गया आपका एपर्चर। ये एपर्चर पहले फोटोग्राफी लेंस पे भी बाहर रहता था, लेकिन धीरे धीरे घुस गया, अभी फिर से बाहर आया, तो अबरी बार आया तो डिजिटल बाहर आया। लेकिन इस केसेस में यानी सिनेमा लेंसेज में जब भी आप देखते हैं उसमें सारा चीज बाहर रहता है, यानी बाहर से आप घुमाइएगा एपर्चर घूमेगा, बाहर से अगर जूम लेंस है तो जूम होगा। ये सारा चीज मैनुअल होता है, और इसीलिए सब में आपको दांत रहेगा। वो दांत इसलिए रहता है कि फॉलो फोकस लगा के आप घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे समझिए ट्रैवल पे खूब मेहनत की जाता है। आपका फोटोग्राफी बनाया गया है, सट सट करो, मोमेंट की कीमत है। यहाँ पे मोमेंट उस तरह से नहीं है, यहाँ मोमेंट आप बना रहे हो, तो यहाँ पे रहता है कि थोड़ा कंट्रोल दो। यानी कि कुछ कुछ केसेस में अगर अच्छे फोकस पुलर्स है ना, वो इतना अच्छा से फोकस कर सकते हैं। एक बंदा मतलब डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है, और वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा आपका नेचुरल मूवमेंट है, वो फोकस उसके हिसाब से वो मेंटेन कर पाएगा और फीलिंग देगा। ये समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकली ऑटो फोकस ये आजकल इतना कर लेता है, लेकिन वो थोड़ा जर्की फीलिंग देता है, वो थोड़ा रोमांटिक फीलिंग खत्म कर देता है, जो होता है स्मूथ, वो स्मूथ खत्म हो जाता है। और कई बार आप चाहेंगे डायरेक्ट कि धीरे धीरे पुल आउट करो, ये सब ऑटो फोकस नहीं कर सकता। ऑटो फोकस हम कर दिए, अरे सर वैसे नहीं, हम चाहे धीरे से, थोड़ा एक फील आना चाहिए। वो फील बंदे का काम होता है, वो करने के लिए रिपीटेबल होना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ट्रैवल चाहिए। तो जनरली आपका फोटो कैमरा में 90 डिग्री का ट्रैवल होता है, नियर फार। ये सब में 270 या कुछ कुछ में 260 तक, ये 360 तक चले जाते हैं। 360 एग्जैक्ट नहीं दे सकते, लेकिन 359 ऐसा कुछ देने के बाद ऑलमोस्ट पूरा ट्रैवल कीजिए नियर टू फार में। तो बेनिफिट उसका दो आता है। पहला बेनिफिट आता है कि जो भी फोकस पुलर है वो आराम से रिलायबली कि हाँ हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किए इतना ही जाएगा, वो फोकस पे अच्छा कंट्रोल मिलता है। वो मतलब यहाँ पे फोकस लेके आँख का रिस्ट तक वो सब एडजस्ट कर पाए, उतना ट्रैवल है ना, एडजस्ट कर, और सिर्फ फोकस ब्रीथिंग भी अच्छा हो जाता है। और इमेज स्टेबलाइजेशन कभी नहीं मिला। ऑटो फोकस भले मिल जाए, लेकिन मैंने अभी तक देखा भी नहीं, और चांसेस भी नहीं है कि इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन कभी मिले। ऐसा क्यों? इमेज स्टेबलाइजेशन फ्लोटिंग एलिमेंट डालता है। जब आप इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लेंस देखेंगे, उसमें लेंस है जो 2 एक्सिस में फ्रीली मूव कर सकता है, वो फिजिकली लॉक्ड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। यानी कि कैमरा को अगर आप गिम्बल में डालेंगे, गिम्बल का वाइब्रेशंस उसमें घुसने लग जाएगा। आप जो फील देना चाहते हैं, लुक एंड फील देना चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं करता। जैसे कि आयरन मैन 1 की पिक्चर में जो शूट किया था, उस टाइम रील से शूट कर रहे थे, मतलब फिल्म कैमरा था, तो उसमें कैमरा में वाइब्रेशन दिखाना था। मतलब जो टोनी स्टार्क है, वाइब्रेशन दिखाना है कि गाड़ी में बूम हुआ, वाइब्रेशन कैसे रिकॉर्ड करें। तो वहाँ पे ड्रिल पे एक वजन लगा के ऐसे ड्रर कर रहे थे, कैमरा हिला रहे थे। तो वो अगर आपका इमेज स्टेबलाइजेशन है वो उसको कॉम्पनसेट कर देगा, वो एकदम अलाउड नहीं है। ना जी ना, छेड़ना ही नहीं है, आपको छेड़ना नहीं है। तो इसीलिए सब इमेज स्टेबलाइजेशन कभी नहीं मिला। ऑटो फोकस भले मिले एक दो में, सस्ते वाले में मिलेगा, महंगे वाले में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इमेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं, क्योंकि वो फिक्स होना चाहिए। अगर मैं कैमरा हिला रहा हूँ तो वो ट्रांसफर होना चाहिए फुटेज में, वो मिल जाएगा। क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन है वो बाहर से किया जाएगा, चाहे वो गिम्बल से हो या आपका ग्लाइड कैम से हो, अपना उसका आर्म हो, जो भी हो, लेकिन वो बाहर से किया जाएगा, अंदर से नहीं करेंगे। और इस सबका फ्रेम जो बनाया जाता है काफ़ी रोबस्ट बनाया जाता है, और माउंटिंग का ऑप्शन देते हैं, बोले एक्सपेक्टेड है कि गियर स्क्वायर है। और कुछ कुछ में आपको एक्सटर्नल वायरिंग भी मिल जाती है। जनरली वायरिंग उसमें इसलिए नहीं है कि ऑटो फोकस कर सकें या कोई चीज़ को पावर चाहिए, वायरिंग इसलिए रहता है कि मेटा डेटा स्टोर कर दिया जाए वीडियो फाइल में। वो जो कलरिस्ट है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, या VFX वाले कर रहे हैं, अच्छा एग्जैक्टली आप कितना MM कर रहे हैं, तो वर्चुअल कैमरा बनाएंगे, उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो वही समझिए, यहाँ पे हर चीज़ पे फोकस होता है, जैसा चाहते वैसा निकालो, अपने से तुम फ्लोट मत करो। हमको ये चाहिए मतलब हमको ये चाहिए, हम कैमरा हिला रहे सर शेकी फुटेज आएगा, हमको चाहिए शेकी फुटेज इसलिए हम हिला रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये वजनदार बना के रिपीटेबिलिटी पे खूब मेहनत करते हैं। यानी कि अगर आप आदत बना लिया इतना इतना फोकस करना है और बार बार उतना उतना करते रहिए, वो हमेशा एग्जैक्टली उतना ही करेगा। तो ये कंट्रोल की बात होती है। आप छेड़खानी नहीं करेगा, अपने मन से कुछ नहीं करेगा,
एकदम कंट्रोल। अब बात करते हैं इसमें लगने वाला साइंस का। तो यहाँ पे समझिए जनरली जो ग्लास एलिमेंट्स है, जो बोले ना कई बार कंपनी ये कर सकती है कि खोल के उसी को नए बॉडी में डाल दे, लेकिन जनरली अगर ढंग से बना रही है तो ग्लास एलिमेंट बदला जाता है, यानी कि जितने भी ग्लास हैं वो बदले जाएंगे। तो ग्लास एलिमेंट में क्या बदलते हैं, सबसे पहला कोशिश करते हैं उसका डायमीटर बड़ा करें, इसीलिए ये सब बड़ा आता है। तो डायमीटर बड़ा क्यों करना चाहते हैं? अगर आप आरईएल का देखेंगे बड़ा बड़ा आता है, भैया क्यों बड़ा है? अगर फुल फ्रेम का ही सेंसर, मतलब आप खोल के देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम सेंसर है, तो भैया लेंस इतना बड़ा बड़ा क्यों है? और सेम मतलब जैसे ये 35 है, ये भी 35 है, तो इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? बात है कि कोशिश की जाती है कि लेंस एलिमेंट जितना बड़ा होगा, लाइट आप उतना कम बेंड करेंगे। आप लाइट जितना ज़्यादा बेंड करेंगे उसमें उतना ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा। लेंस है, लेंस को आप बोलते हैं इतना बेंड करो, थोड़ा सा डिग्रेडेशन होगा, बोलते हैं इतना बेंड कर दो, बहुत डिग्रेडेशन होगा। इसीलिए थोड़ा जगह दिया जाता है सिनेमा लेंस में कि भैया लाइट को थोड़ा अच्छे से मोड़ो, मतलब कि नज़ाकत से मोड़ी जाए, ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है उसके साथ, भैया तुम आराम से रहो। उससे डिफ्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब कि आपका जितना एलिमेंट ज़बरदस्ती कम मोड़ेगा उतना ज़्यादा आपको करेक्टिव एलिमेंट लगाना पड़ेगा, भैया तुम इसको ठीक करो। तो इसीलिए मोड़ा कम जाता है, साइड इफेक्ट बड़ा हो जाता है ग्लास। तो आप देखिए ये बड़े बड़े लेंस आ जाते हैं, करना पड़ता है। सब में होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली कोशिश यही की जाती है कि बड़ा से बड़ा लेंस एलिमेंट दिया जा सके। अब फिर रहा बात कि इसको जब बनाया जाता है तो फोकस ब्रीथिंग पे पूरा मेहनत करते हैं। अब रहा बात फोटो लेंस क्या चीज़ के लिए बनाया जाता है? फास्ट बनाया जाता है, कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। सिनेमा में वो सब लिमिट नहीं है। तो सिनेमा में आपका एफ लेंस ग्रुप जो होता है, जेड लेंस ग्रुप होता है, वो दोनों अलग अलग मूव कर पाता है। वहीं अगर आप इसको ये डीएसएलआर का लेंस या मिररलेस का लेंस से कंपेयर करेंगे तो सेकेंड लेंस और एफ ग्रुप को एक जैसा करके आगे पीछे करते हैं। तो फायदा ये होता है कि वो काम ज़्यादा स्पीड से करता है, लेकिन पेनल्टी पड़ता है कि फोकस ड्रिफ्ट कर जाता है आपका, क्योंकि आप लिटरली दो चीज़ जो एक साथ मूव कर रहे हैं वो अलग अलग मूव करना था। तो अलग क्यों नहीं करते हैं? अलग किया जाता है। टीवी में जो ब्रॉडकास्टर जो इतना बड़ा बड़ा अटैची जैसा लेंस देखते हैं उसमें रहता है अलग से अलग मोटर रहते हैं उसको मूव करने के लिए, लेकिन उसका फचांग बहुत बढ़ता है और साइज भी बड़ा हो जाता है, तो वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए मतलब आप देखिए कि जो भी लेंस ट्रूली मतलब ऑप्टिकली पारफोकल है उसमें इतना एलिमेंट्स लग जाएगा, जो पारफोकल नहीं है उसमें इतने में निपटा देते हैं। अब रहा बात कि सब लोग बोलते हैं अच्छा हमको पारफोकल चाहिए, सर चाहने का मुंह खोल दो आप, सर उतना भारी लेंस मान लीजिए हम सस्ते में भी देते, क्या उतना भारी लेंस आकर लेके चलोगे? नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइज रहता है। सिनेमा में ये टेंशन नहीं है। सिनेमा में सर लेंस भारी है पूछा भी नहीं जाएगा, वो भारी है, वो सिनेमाटोग्राफर का हेडेक है कि वो कैसे कैरी करे, वो आपको नहीं सोचना, वो सिनेमाटोग्राफर का हेडेक है। तो लेंस बनाइए, लेकिन लेंस में उप्स नहीं होना चाहिए। लेंस में ये नहीं होना चाहिए कि फोकस ब्रीथ कर रहे हैं। फ्रेमिंग के पीछे लोग जो हमेशा देखते हैं ना, डायरेक्टर ऐसा करता रहता है। फ्रेमिंग नहीं छेड़ना है भैया, फ्रेमिंग छेड़े तो गड़बड़ हो जाए। और फ्रेमिंग आजकल तो देखिएगा कि जैसे कि जैक स्नाइडर का बहुत पॉपुलर और खूब सारा बिहाइंड द सीन है, और लिटरली एक छोटा सा लेंस, मतलब जो लेंस आपके कैमरा में वही लेंस ऐसे एक हैंडल में लगा के ऐसे आंख से देखते रहते हैं कि एग्जैक्टली फ्रेमिंग क्या आ रहा है। बहुत लोग करते हैं। तो बात वही समझिए, उस फ्रेमिंग में अगर उतना मेहनत कर रहा है, अगर आपका लेंस ब्रीथ करने लगा फोकस करने के टाइम, तो ये फायदा क्या हुआ फ्रेमिंग का? बोलेंगे उतना फ्रेमिंग जरूरी है? हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा-सा आप जैसे अरे इधर कचरा दिख रहा है, थोड़ा-सा इधर अरे भैया इधर जो बंदा माइक लेकर खड़ा है वो दिखने लग रहा है। इसीलिए एकदम मेहनत किया जाता है कि एग्ज़ैक्ट उतना रहे, और कई बार उसमें हिंट डाले जाएँगे कि यहाँ पे एक बंदा था, आपको फिर बाद में जब रिटर्न करके देखेंगे, अरे फुटेज में ज़ूम करके दिखा रहा है, तो मेहनत करना पड़ता है। फ्रेमिंग पे एकदम तो फोकस ब्रीथिंग अलाउड नहीं है, तो इसीलिए पारफोकल के लिए लेंस बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करेंगे। अब फिर रहा बात कि ये ज़ूम जब आप कर रहे हैं तो वो फोकस ड्रिफ्ट नहीं करता है, फोकस ब्रीथिंग नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी उसमें एफ स्टॉप नंबर नहीं मिलेगा। आप कभी भी लेंस देखेंगे, हम लोग जो लेंस लेते हैं उसमें एफ स्टॉप रहता है। एफ स्टॉप मैथमेटिकल नंबर है, यानी कि एंट्री और एग्जिट को आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिल जाता है। तो वो हो गया एफ स्टॉप, वो तो मैथमेटिकल है ना। अब रहा बात कि 100 वाट का लाइट बल्ब था, आपने 100 डाला, 100 निकल गया, उसको हम लोग एफ स्टॉप कहेंगे। वैसा तो फिजिक्स अलाउ नहीं करता ना, फिजिक्स कहता है सर ग्लास है, कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ही। तो यहाँ अगर 100 जाता है, 95 निकलता है, तो उसे हम लोग टी स्टॉप में नापते हैं। तो इसीलिए जितने भी सिनेमा लेंस उसमें टी स्टॉप हमेशा लिखा रहेगा। तो टी स्टॉप से क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि टी स्टॉप जब आप मैच कर लेते हैं कि जैसे ये लेंस पे आपने ये फ्रेम शूट किया है, और मान लीजिए उसे f2.8 पे आपने शूट कर दिया, बल्ले बल्ले। अब आप बोलते हो कि ठीक है भैया हम दूसरा एक लेंस लगाते हैं जिसमें f2.8 पे कर देते हैं, सेम बैकग्राउंड ब्लर रहेगा और सब चीज़ सही रहेगा। आप जैसे किए बैकग्राउंड ब्लर सेम रहा, सीन या तो डार्क हो जाएगा या ब्राइट हो जाएगा। क्यों? f2.8 दोनों लेंस का बराबर नहीं है, डेप्थ ऑफ फील्ड बराबर है, ब्राइटनेस बराबर नहीं है, क्योंकि लेंस का टी स्टॉप अलग अलग होता है। तो जब सिनेमा लेंस रहता है उसको नापा जाता है कि भैया एक्चुअली कितना है, मतलब मैं यहाँ 100 वाट का लाइट डाल रहा हूँ, कितना निकल रहा है उधर, उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है स्केल को, टी स्टॉप कहते हैं। तो टी स्टॉप का सीधा मतलब ट्रांसमिशन, कितनी एनर्जी, मतलब यहाँ से कितना फोटॉन्स था, कितना उधर गया।
और उसका मतलब होता है कि अगर आप सिनेमा लेंसेज में, 2 सिनेमा लेंसेज है, सिनेमा लेंस में आपने 3.2 सेट कर दिया या 1.5 सेट किया, मैच करेगा, सीन का ब्राइटनेस नहीं बदलेगा। ये दूसरा कारण है कि सिनेमा में जनरली प्राइम लेंस के पीछे लोग भागते हैं, जूम के पीछे उतना नहीं भागते, क्योंकि जूम लेंस में वो टी स्टॉप को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही सब साइंस लगता है इसमें कि पहली बात, लाइट को कम से कम मोड़ो, जबरदस्ती उसके साथ ना किया जाए, कम से कम मोड़ा जाए। फिर उसमें जितनी भी इंजीनियरिंग लगेगी कि लेंस ऑप्टिक्स को अलग अलग घुमाने के, ताकि आपका फोकस ब्रीदिंग ना हो, आपका पारफोकल मेंटेन रहे, वो किया जाएगा। उसका वजन, पैसा सब झेला जाएगा। और आपका जो रेटिंग है वो टी स्टॉप पे करेंगे, ना कि एफ स्टॉप पे, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्राइटनेस है। और रहा बात की बोले डिजिटल कैमरा में जरूरी, हाँ, क्योंकि नेगेटिव के टाइम में तो कंपलसरी था, क्योंकि फिल्म आता है सर आपका 600 ISO, आप ये नहीं कर अरे सर 650 होता तो अच्छा रहता, नहीं जी, 600 है तो 600 है। अब रहा बात की डिजिटल में भी वही होता है। डिजिटल में ISO थोड़े होता है, आपका कैमरा में एक सेंसर होता है पुराने टाइम के में, उस सेंसर में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रहता है। ISO कुछ है नहीं, इसीलिए रॉ फाइल में आप ISO बाद में बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप आजकल थोड़ा सा मॉडर्न में आएगा, उसमें 2 सर्किट रहता है, जो कहते हैं डुअल गेन ISO, तो 2 फिजिकल सर्किट है, हमेशा रहता है एक ही, यानी जो चल रहा है तो एक ही चल रहा है। इसीलिए आप चाहेंगे कि लेंस उसमें छेड़खानी का, आपने सारा चीज एकदम परफेक्टली मैच कर लिया, क्या करें, लेंस जो है इतना लाइट डाल रहा है, सेंसर इतना जा रहा है, सब चीज आपने बैलेंस कर दिया कि एकदम स्वीट स्पॉट पे चल रहा है। जनरली मान लीजिए डिजिटल कैमरा के लिए 800 ISO पे आपका सारा चीज एकदम परफेक्टली मैच कर रहा, बल्ले बल्ले। अब आपने लेंस बदला, लेंस का ट्रांसमिशन ये हो गया, क्या बोलते हैं, कम था ट्रांसमिशन, और f2.8 ही था, लेकिन ट्रांसमिशन कम हुआ, अब ISO आपको बढ़ाना पड़ रहा है, इमेज नॉइजी लगेगा, और उससे भी बुरा कट में पता चल जाएगा कि कैमरा ने आपने कट किया है। तो इसीलिए टी स्टॉप करते हैं, टी स्टॉप। और हाँ, ये दूसरी बात है, टी स्टॉप हमेशा एफ स्टॉप से कम होगा। f2.8 है तो T3 होगा, f1.2 है तो T1.3 होगा। हमेशा ट्रांसमिशन हमेशा कम होगा, मैथमेटिकल से ऑब्वियसली। तो एफ स्टॉप से थोड़ा सा नीचे हमेशा टी स्टॉप आता है। कितना नीचे है ये डिपेंड करता है, और टी स्टॉप के पीछे उतना लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि उसका मतलब होता है कि सब मैच करेगा। ये अगर मेरा ये सिनेमा लेंस है, एक किट से मैंने उठाया है और एक लेंस पर मैंने शूट किया, अच्छा आप थोड़ा जूम करना है, दूसरा लेंस लगाया, उसमें टी पॉइंट स्टेप मैच करा दिया, आपका ब्राइटनेस सेम रहेगा। इसीलिए ये सब साइंस पे मेहनत किया जाता है, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा होता है। एक्चुअली बड़ा बड़ा ग्लास एलिमेंट लगाते हैं। आरी का तो बहुत पॉपुलर है इसी बात के लिए, बड़े बड़े लेंस रखते हैं। अब बात करते हैं मैच सेट का, क्योंकि जनरली ये सब में जब भी आप बात कर रहे हैं प्राइम लेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं, जूम लेंसेज कम यूज होता है। ऐसा नहीं कि नहीं यूज होता, कम यूज होता है। तो यही समझिए, अब जहां पे भी इतना फचांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप बड़े स्क्रीन में प्रोजेक्ट करेंगे ना, सारा दिक्कत दिखने लगेगा। क्योंकि यही, जैसे ये टीवी है 4K का, यही 4K सेम डेटा 4K, अगर आप 4K प्रोजेक्टर में देखेंगे, मेरा आंख ज्यादा डिटेल पकड़ पाएगा, क्योंकि आंख ट्रैवल ज्यादा दूर कर पाएगा, तो सारा ग्रेडिएशन जो है वो दिखने लगेगा। इसमें नहीं दिख पाएगा। इसीलिए आपको देखिए, मोबाइल फोन में फुल HD और एक टीवी का मॉनिटर में देखिए फुल HD, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है, क्योंकि डेटा सेम है, लेकिन आपके आंख को पढ़ने का समय मिल रहा है कि अच्छा देखो, पूरा देखो। आप लोग बहुत सारे जगह मोबाइल में, जैसे मान लो कोई ट्रेलर देख लिया, फिर घर में आके अरे टीवी में ट्रेलर, अरे ये तो हम देखे नहीं, बस वही है, डिटेल आपका आंख पकड़ पाता है। तो जब आप बड़े स्क्रीन में शूट करते हैं तो बहुत सारा छोटा छोटा चीज जो नहीं कोई देख रहा है वो पूरा दिखने लगता है। तो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है ये सेट मैचिंग के लिए। यानी कि अगर आप लेंस पे शूटिंग कर रहे हैं ना, तो जैसे ये आपने किट खरीदा है, अब आप दूसरा नहीं छूने वाले हैं, वो शूट का वो पूरा पिक्चर में यही सारा यूज होगा, नहीं बदलिएगा। आपने ये चूज लिया, बस बाद में नहीं बदलेंगे, ये उठा लिया बाद में नहीं बदले, कुछ भी किया, सबसे हाई लेवल पे आता है आपका आरी हो जाता है, क्रुक्स का आ जाता है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब लेंस अगर आप स्टार्ट किए, मतलब आपका किट आपने स्टार्टिंग में चुन लिया, मतलब जो आपका डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है वो लोग आके बैठेंगे, डिस्कशन, ट्रायल रन भी किया जाता है कई बार कि हम यार यहाँ पे शूट करना चाहते हैं, यहाँ पे कैसी फीलिंग आ रही है। उसके बाद सेट कर लिया जाएगा, सर ये हमने चुन लिया, इसकी अटैची मंगाई जाएगी, काम खत्म। और उसमें छेड़ना ही नहीं, दूसरा लेंस को आपको छूना ही नहीं है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल चीज होता है जो आपके मोबाइल फोन में या टीवी में भी चल जाए, जैसे स्क्रीन में देखें सर यहाँ पे आपने लेंस बदला है, कैसे पता चल गया, किट कट वो कलर कॉन्ट्रास्ट बदल गया। तो भैया, और ऑडियंस को नोटिस नहीं होना चाहिए, लेंस स्विचिंग हो रही है, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, सब नहीं नोटिस होना चाहिए। तो कैसे ऐसे कंपनी कैसे मेंटेन करे कि ये सब हो। तो जनरली जब भी आप कोई लेंस कहते हैं वो अलग अलग बैचेस में बनता है, ठीक है। आपने जैसे होली ट्रिनिटी का सोनी का ले लिया, कैनन का ले लिया, नाइकॉन का ले लिया, जरूरी थोड़ी कि सब एक ही टाइम पे बना है, सब अलग अलग टाइम पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा या अलग अलग स्टॉक से मैन्युफैक्चर, ऑब्वियसली वैसा ही मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन जब सिनेमा के बारे में बात करें तो ये सारे को एक बैच में बनाया जाएगा। यानी कि ठीक है सर, हम ये बैच बना रहे हैं, मान ली 10 प्रोडक्शन करेंगे, उसी ग्लास को लेकर सब में बांटा जाएगा, अलग ग्लास का मिक्सचर नहीं लिया जाएगा कि अच्छा ये भी बना लिया फिर 6 महीने बाद दूसरा बना दिए या अलग मॉडल में, ना। जब भी बनेगा पूरा किट एक शॉट में बनेगा, तो सबका ग्लास एग्जैक्टली सेम रहेगा और आपका ये प्रोडक्शन से लेके बैच से लेके हर चीज सेम रखा जाएगा, ताकि
मतलब फंडामेंटली इसमें जो ग्लास लगा है, मतलब जो सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज है, जो ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी है, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा दूसरे वाले से, क्योंकि ये सारे के अंदर जो ग्लास लगा है वो एक बैच से उठाया हुआ है। तो इसीलिए दाम बोलते हैं, सबका दाम नहीं पूछते, दर्द होता है। सिंगल बैच का हमेशा बनाया जाता है और उसके बाद ऑन टॉप ऑप्टिकल मैचिंग किया जाएगा, यानी कि ये सबको फिर एक इंस्ट्रूमेंट में डाल के भैया क्या इसका मतलब कलर प्रॉपर्टी क्या है। हर लेंस बोले 100% ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो थोड़ा सा कलर आ जाता है। कलर आने का मतलब होता है कि बाहर अगर आपका न्यूट्रल टोन है तो थोड़ा सा वो ब्लू कर सकता है, थोड़ा सा ग्रीन कर सकता है, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ही। बस आपको ऐसा करना है कि सारे लेंस, मतलब आपने जो अटैची भेजा है वो अटैची में सारे लेंस एक जैसा कर रहे हैं, ताकि जब डायरेक्टर बोला भैया 30 mm से हटाओ, अब हमको 20 mm दे दिया आपने सर, अब वो बदलना नहीं चाहिए, कि तब कलरिस्ट का दिमाग खराब हो जाएगा, भैया ये क्या दे रहे हो, अब हमको इसको छेड़ना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं कलरिस्ट तो छेड़ता ही है, कलरिस्ट को इनपुट अगर सेफ स्टेबल आता है तो वो मूवी का फील लाता है, नहीं तो पहले मैच कराओ दो कैमरा को फिर उसमें फीलिंग डालो, वो बहुत पहचान हो जाता है। तो इसीलिए सेट में हमेशा काम किया जाएगा, भैया ये इसका ले लो, इसका ये ले लो, और ये सब रेंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मतलब दर्द हो इतना महंगा होता है, वो अमीर लोगों के लिए महंगा होता है, आप और हमारे लिए तो बात भी नहीं करना है। तो इसको यही करता है, और मैच सेट किया जाएगा कि भैया नहीं, एल लेंस इस दूसरे लेंस के साथ चल रहा है तो अटैची है तो उसमें सीरियल नंबर रहेगा और सारे लेंसेज पे भी सीरियल नंबर रहेगा, कि बैच परफेक्टली मैच्ड है। तो समझ सकते हैं कि सिनेमा लेंस का दाम इतना दर्दनाक क्यों होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, सिनेमा लेंस का मतलब क्या है, हुला क्या होता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।